Hello students of class 10th. Welcome to our YouTube channel English with Dilip sir. Students, I hope your study are going well. You and your family is also too good in this pandemic time, and you are totally safe at your home. Students, today we will study a poem, A Tiger in Zoo. आई होप आप लोगों ने जू देखा होगा, बहुत सारे लोग जू घूमने गए होंगे, तो आपके अंदर एक फीलिंग आई होगी, एक तरीके की फीलिंग आपने देखा होगा कि जब भी टाइगर या किसी भी एनिमल को हम जू में रखते हैं और एक इमेजिनेशन करिए, अगर वही एनिमल किसी फॉरेस्ट में हो तो दोनों के बीच में क्या गैप होगा। एक्चुअली ये जो पोएम है एक कंट्रास्टिंग पोएम है। पोएम में जो राइटर हैं इसके, वो टोटली एक कंपेयर करके आपको दिखाएंगे कि जब वो टाइगर एक जू में है तो किस तरीके से है, और जब वही टाइगर एक फॉरेस्ट में है, ओपन है और किसी केज में नहीं है, कोई उसके पास बॉन्डिंग नहीं है, तो वो किस तरीके का बिहेव करता है और किस तरीके से रहता है। तो आइए हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द पोएम। A Tiger in the Zoo, composed by Lally Norris. His full name was George Lally Norris. Before starting the poem, we will see about the poem. The poem written by Lally Norris explains the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. The poet explains what his life could be if he had been a free animal. The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. स्टूडेंट्स, इस पोएम में जो पोएट हैं आपके लैली नॉरिस बताते हैं कि हम एक असहाय टाइगर के बारे में पढ़ेंगे जो कि लिव करता है जू में, किसी चिड़ियाघर में रहता है। मोस्टली आप में से अधिकांश लोग जब जू गए होंगे घूमने तो वहाँ पे देखे होंगे। तो क्या आपने कुछ इमेजिनेशन किया कि ऐसा क्या था कि जो उस चिड़ियाघर के एनिमल्स थे या जो नॉर्मल एनिमल्स आप लोग देखते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। जब मैं गया था, मैं देखा है लखनऊ और दिल्ली का चिड़ियाघर, वहाँ पे मैंने जो रियलाइज़ किया वो ये था कि वहाँ जो भी एनिमल्स वहाँ पे थे, दे आर लुकिंग अनहैप्पी, मीन्स वो खुश नहीं दिख रहे थे। जो उनकी नेचुरल हैबिट होनी चाहिए थी वो उस तरीके का बिहेव नहीं कर रहे थे। जैसे आप ये सोच सकते हैं कि किसी ह्यूमन को प्रिजन में कैद कर दिया जाए, जैसे किसी को जेल में डाल दिया जाए, तो जेल में क्या है, वो भी तो एक प्लेस है, वहाँ पे भी तो आपको भोजन मिलता ही है, लेकिन क्या आप सेम कंडीशन में रहते हैं जैसे आप अपने घर पे रहते हैं? नहीं रह सकते। तो जो आपके पोएट हैं वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक फ्री एनिमल जो है उसका जीवन कैसा हो सकता था और एक जो प्रिजन्ड एनिमल है, जो कैद है, उसका जीवन कैसे हो सकता है। जो पोएट हैं वो बताने का प्रयास करते हैं हमको कि ह्यूमंस जो है वो अपने फ़न के लिए, अपने मज़े के लिए कैसे लोगों को, एनिमल्स को अपने प्रिजन में कैद करके रखता है। This poem contrasts
a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. आपको पोएट बताते हैं कि ये जो पोयम है वो एक टाइगर के बारे में जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट, जो उसके प्राकृतिक कहा जाए हैबिटेट, उसकी आवास है, जो उसकी प्राकृतिक आदत है, उसके विपरीत है। फिर द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, यानी जो कविता है वो जंगल में चली जाती है चिड़ियाघर से, यानी चिड़ियाघर से निकल करके जंगल में चली जाती है। मीन्स पहले वो चिड़ियाघर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, आफ्टर दैट द पोएट आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द फॉरेस्ट and back again to zoo, and after that the poem will be back into zoo. Read the poem silently once, कहता है इस पोएम को आप पहले साइलेंटली पढ़िए and say which stanza speak about the tiger in the zoo, and ये क्लेरिफाई करिए कि कौन सा स्टैंजा जू के बारे में एक्सप्लेन करता है, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टैंजा ऐसा है जो उस जंगल के बारे में बताता है। कि आज इस स्टैंजा में आपको ये क्लेरिफाई करना है कि टाइगर कहाँ पे है, जंगल में है, अदरवाइज आपको ये क्लेरिफाई करना है कि टाइगर कहाँ पे है, जू में है। He stalks in his vivid strips. Students, what is the means of stalks? Stalks means होता है prowls, PROWLS, prowls मतलब शान से चलना, शान से चलना, ठीक है। He stalks in his vivid, और विविड मीन्स चमकीली या ब्राइटफुल, स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स होते हैं जो उसकी कहा जाए कि लाइन बनी हुई है, जो उसकी धारियाँ बनी हुई हैं, एंड फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ स्केज, स्टेप्स मीन्स होता है कदम या स्ट्राइड, एंड फ्यू स्ट्रिप ऑफ स्केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, वेलवेट मीन्स सॉफ्ट क्लॉथ, कहा जाए वेरी सॉफ्ट फैब्रिक, मतलब मखमल जिसको हम कहते हैं, इन हिज क्वाइट रेज, और रेज मीन्स होता है वेरी एंगर, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, वेरी एंगर। तो इस तरीके से आप वर्ड मीनिंग भी देखते चलेंगे हम लोग। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, कहते हैं कि वह शान से चलता है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और जो उसकी धारी बनी हुई हैं, यानी उसकी बॉडी पे, उसके शरीर पे जो धारियाँ बनी हुई हैं, उनको ले करके वो शान से घूम रहा है। कहाँ पे? द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, कुछ कदम ही चल पा रहा है बेचारा, क्यों? क्योंकि वह अपने केज में है, अपने पिंजड़े में है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कह रहा है कि ऑन पैड्स मीन्स उसके जो तलवे हैं, ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो बहुत ही मुलायम है, मखमली हैं, इन हिज क्वाइट रेज, कह रहा है कि वह गुस्से में भी क्वाइट है, शांत है, मतलब वो अपने उस गुस्से वाली स्थिति में, मतलब एक टाइगर के बारे में, निश्चित रूप से आप एक टाइगर के बारे में इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना गुस्से वाला होता है, लेकिन फिर भी गुस्से में रहने के बाद भी वो बेचारा कैसा है? शांत है। क्यों? बिकॉज ही इज प्रिजन्ड, कैद है। नेक्स्ट देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पंप डियर पास। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। व्हाट इज द मीन्स ऑफ लर्किंग? लर्किंग का मतलब क्या होता है?
लर्किंग मीन्स होता है घात लगा के बैठना। कह रहा है शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब वो किसी एक छाया में बैठा होगा। कैसे? लर्किंग घात लगा करके बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वह लंबी घास के पास स्लाइड कर रहा होगा, मतलब सरक रहा होगा। नियर द वाटर होल, कह रहा है कि किसी तालाब के पास वह घात लगा करके छाया में बैठा होगा और घास पे धीरे धीरे सरक रहा होगा। क्यों कर सरक रहा होगा? वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर जो हिरन होता है गुजरते हैं, जिस जगह से हिरन गुजर रहे हैं वहाँ से वो घात लगा करके बैठा हुआ है। किस लिए? कि जब हिरन आएगा तो मैं उसका शिकार करूँगा। इस तरीके से इस स्टैंजा में जो पोएट हैं वो बताते हैं कि एक जंगल में रहने वाला शेर है, एक जंगल में रहने वाला बाघ है, और वो कल्पना करते हैं कि बाघ जो है वो घात लगा करके बैठा होगा और एक जलाशय के पास या एक तालाब के पास, जहाँ पे हिरन जब भी आएगा पानी पीने के लिए आए या किसी अन्य काम के लिए आए, तो वहाँ पर वह धीरे धीरे सरक करके जाएगा और उस पर अटैक करके अपना शिकार कर लेगा। He should be lurking in shadow, slide through long grass near the water hole where plump deer pass. नेक्स्ट देखते हैं। He should be snoring around houses. Snoring मीन्स होता है दहाड़ना। कह रहा है he should be snoring around houses at the jungle's edge, barring his white fangs, his claw, terrorizing the village. पोइट बताते हैं ही शुड बी स्नोरिंग अराउंड हाउसेस, वो जो है घर के लोगों को क्या कर रहा होगा? स्नोरिंग कर रहा होगा, मतलब उनके घर के पास जाकर के गुर्रा रहा होगा। कहाँ पे? एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे बने हुए घर हैं वहाँ पे जा कर के वो गुर्रा रहा होगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि आज अगर एनिमल्स शहर की तरफ निकल रहे हैं तो उसके सबसे बड़े रीज़न हम लोग खुद हैं। The greatest cause of it, the human itself, वो खुद है। क्यों? क्योंकि अगर हम जंगलों को नहीं काटेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने घरों में सुरक्षित होंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आजकल जंगलों को काटते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए एनिमल्स अपने लिए आवाज़ ढूंढते हुए वो हमारे घर की तरफ घुस आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जंगलों को नहीं काटना पड़ेगा, जंगलों को बचा करके रखना पड़ेगा। ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ठीक है। ही शुड बी स्नोरिंग अराउंड हाउसेस, वह घरों के अगल बगल या घरों के पास दहाड़ रहा होगा। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। बोरिंग मीन्स होता है शोविंग, दिखाना। बोरिंग हिज वाइट फैंग्स, वो दिखा रहा होगा किस चीज़ों को? अपने वाइट फैंग्स, मतलब सफ़ेद दांतों को। फैंग्स होते हैं जो आगे निकले हुए दांत होते हैं उसके, जो डरावने हैं, जिससे वो शिकार करता है, उन दांतों के लिए वो यूज किया है फैंग्स। हिज क्लास, अपने पंजों को दिखा रहा होगा लोगों को। टेरराइजिंग द विलेज, लोगों को डराते हुए, मतलब वो अपने उस जो उसके दांत हैं वाइट फैंग्स, उसके जो क्लास हैं, पंजे हैं, उनको दिखाते हुए वो लोगों को डरा रहा होगा, गांव के लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। बट ही हैज़ लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, लेकिन फिर वो बताते हैं कि अब उसे डाला जा चुका है कहाँ पे? कंक्रीट के सेल में, मतलब जो हम आजकल पिंजरे बना रहे हैं वो कंक्रीट्स के बनाए हुए पिंजरे हैं, उसे अब उसमें कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ बार्स स्ट्रेंथ? बार्स मीन्स सिमिलर लेंथ मेटल स्टिक्स, जिसको आप कहते हैं सलाखें। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसे अब मजबूत सलाखों के पीछे
जो उसकी ताकत है उसको बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। फिर कह रहा है वो स्टॉकिंग कर रहा है, मतलब शान से घूम रहा है, द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई में, इग्नोरिंग विजिटर्स, आने वाले जो आगंतुक हैं जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं उनको वो इग्नोर करते हुए क्या कर रहा है, इस समय वो स्टॉकिंग कर रहा है, शान से घूम रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। कह रहे हैं कि ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग मीन्स मॉनिटरिंग, गश्त करते हुए, जो मॉनिटर करते हुए घूमते हैं ना रात में, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग में निकलती है ना, तो वैसे ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात के अंतिम आवाज़ को सुनता है, द पेट्रोलिंग कार। और वो आवाज़ किसकी है स्टूडेंट्स? पेट्रोलिंग कार की आवाज़ जो है, आवाज़ है, उसे वो सुनता है। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। कह रहा है एंड स्टार्स, और वो घूरता है, देखता है, किसको देखता है? विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी उस चमकदार आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उस चमकदार तारों को देखता है, लेकिन उसे इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ रही है, बिकॉज एट दिस टाइम ही इज़ इन केज, क्योंकि इस समय वह एक कैद में पड़ा हुआ है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट हम थोड़ा सा की फैक्ट के बारे में बात कर लें। सॉरी, पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे। पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं इसकी? पहली जो है रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस है। रिपीटेशन क्या होती है? रिपीटेशन क्या होती है? जब कोई भी वर्ड बार बार एक जैसे वर्ड रिवाइज होते हैं, जैसे हम कहेंगे, देखेंगे आप यहाँ पे, केज और रेज रिपीट हो रहे हैं ना, एक जैसा लग रहा है ना। और फिर और आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे तो अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट इन ए पर्टिकुलर लाइन, मतलब एक लाइन में जब रिपीटिशन हो किसका? कॉन्सोनेंट का, सेम कॉन्सोनेंट का, तो हम वहाँ पे कहते हैं अलिट्रेशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ही, एच, हिज, यहाँ पे है ना, तो सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? एच यहाँ से और यहाँ पे एच, तो ये हो गया अलिट्रेशन, मीन्स रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लोग खोजने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।